हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरेलल फिजिक्स केवी। आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन हम कैसे डिराइव कर सकते हैं फॉर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। अगर हमारे पास दो पार्टिकल सिस्टम है, वेयर विल द सेंटर ऑफ मास बी लोकेटेड। मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करती हूँ और उसके अंदर मेरे दो मासेस लोकेटेड हैं m1 और m2। r1 वेक्टर m1 का पोजिशन वेक्टर है, r2 वेक्टर m2 का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मतलब ये उनकी पोजीशन डिटरमिन करते हैं। अगर ये एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y z और अगर हम तीनों कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर देते हैं एक मास के m1 के, देन r1 वेक्टर विल बी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। यहाँ पर x1 y1 z1 क्या है? द x y z कोऑर्डिनेट्स ऑफ मास m1। इसी तरीके से the position vector of r2 can be written as x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap, where x2 y2 and z2 are the Cartesian coordinates of m2 mass। अब ये एक मैकेनिकल सिस्टम है तो इसके ऊपर फोर्सेस लग रही होंगी। दोनों मासेस के ऊपर जो फोर्सेस हैं, let f1 be the external force on mass m1 and f2 be the external force on mass m2। F12 और F21 वो फोर्सेस हैं जो मासेस एक दूसरे पे लगा रहे हैं। F12 मतलब फोर्स ऑन मास M1 ड्यू टू मास M2, जो M2 M1 पे फोर्स लगा रहा है। F21 मतलब जो M2 पर फोर्स लग रही है बाय M1। M1 M2 पर कितनी फोर्स लगा रहा है? M21। तो दीज आर द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम एंड दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस इन द सिस्टम। अगर हमें पूरे सिस्टम पे टोटल फोर्सेस निकालनी है, विल राइट इट एज F वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F12 एंड F21। दीज आर ऑल वेक्टर्स क्योंकि ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। दिस इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू मासेस M1 एंड M2, and let us suppose this is the point where the center of mass is located and its position vector is r(CM) vector। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये जितनी फोर्स इस पे लगाएगा उतनी ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ये भी इस पे लगाएगा, सिंस दे आर इंटरनल फोर्सेस। इसका मतलब F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, दिस टर्म गोज टू 0। सो द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज द सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय M1 एंड M2। नाउ हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या बोलता है? that force vector is equal to mass into acceleration vector and it is also equal to the rate of change of momentum of that object। कितने रेट से वो momentum change हो रहा है। so we can replace F1 vector by the rate of change of momentum of first mass and F2 vector by the rate of change of momentum of the second mass। now we can write momentum is mass into velocity। अगर m1 मास की वेलोसिटी है v1 और m2 मास की वेलोसिटी है v2, then we can replace the p1 vector and p2 vector like this। now m1 मास तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, तो मैं इसको d by dt से बाहर ले सकती हूँ। so we can write this, m1 मैंने बाहर ले लिया है। now velocity vector जो होता है that is the rate of change of position vector, कि पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है। फर्स्ट पार्टिकल के लिए वेलोसिटी v1 है तो उसका पोजीशन वेक्टर r1 है। सेकेंड पार्टिकल के लिए वेलोसिटी वेक्टर v2 है, पोजीशन वेक्टर है r2। सो हियर आई हैव रिप्लेस्ड v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। नाउ इट बिकम्स d square upon dt square of r1 vector and this term becomes d square upon dt square of r2 vector। इसका मतलब हम r1 वेक्टर का सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और r2 वेक्टर का सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। नाउ डेरिवेटिव्स के अंदर मैं मैथमेटिकली इनको अरेंज कर सकती हूँ, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। जिस तरीके से मैं m1 को बाहर निकाल सकती हूँ उसी तरीके से मैं m1 को वापस भी अंदर लेकर जा सकती हूँ। वाई? बिकॉज m1 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सिमिलरली m2 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड उन दोनों का हम डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर कर रहे हैं। सो वी कैन टेक इट आउट कॉमन and this is equal to my net force। now I multiply this with m1 plus m2 and divide it with m1 plus m2। मैं सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ। this is actually the mass of the system, m1 plus m2 is the mass of the system। so the net force on the system will be given by this equation।
अगर मैं पूरे सिस्टम का मास कैपिटल M से डिनोट करती हूँ और अगर मैं इस पूरी टर्म को लिखती हूँ RCM वेक्टर, देन आई गेट दिस इक्वेशन। यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है जैसे कैपिटल M एक मास है जिसका पोजीशन वेक्टर है RCM वेक्टर, और वो चेंज हो रहा है, उसको एक्सेलरेट हो रहा है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस कैपिटल F फोर्स। So in a way, we have reduced this two particle system into a single particle system, और उस single particle का mass है capital M, which is M1 plus M2, और उसका position vector है RCM vector। तो इससे हमारी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। हमें एक एक पार्टिकल पे इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं है। वी कैन अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन टू दैट सिंगल पार्टिकल विच इज द सेंटर ऑफ मास, जिसका मास है टोटल सिस्टम के मास के बराबर, और उसका पोजीशन वेक्टर है RCM वेक्टर, एंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनके मासेस हैं m1, m2, m3 अप टू mn, उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं r1 वेक्टर, r2 वेक्टर एंड सो ऑन, देन उस केस में सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं? दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, which is M1 R1 vector plus M2 R2 vector. Will add all these product of mass and their position vector and will divide it by M1 plus M2 plus up to Mn, that is the total mass of the system. So this is the position vector of center of mass. Now अगर हमें center of mass के coordinates चाहिए तो हमें position vectors की जगह x, y और z coordinates रखने होंगे। This is for the center of mass position vector. These are the coordinates for position vector R1 vector, and similarly हम सारे position vectors को replace कर देंगे in their coordinates terms. And now I will separate all the I cap terms, all the J cap terms and all the K cap terms. Separate करने के बाद we'll get this equation. Now अगर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करें, देन XCM शुड बी इक्वल टू दिस टर्म, दिस होल टर्म। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो दिस इज हाउ वी कैन डिटरमिन द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर हमें तीनों कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास के मिल गए, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, तो हमें उसकी पोजीशन एग्जैक्टली पता चल जाएगी। एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। इन टू पार्टिकल सिस्टम इफ द सेंटर ऑफ मास इट इज एट ओरिजिन, अगर हमारा सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तो क्या होगा? इस केस में पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, क्योंकि वो ओरिजिन पे है, तो x कंपोनेंट भी जीरो होगा, y कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, z कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा। It means this term is 0, or M1 R1 vector is equal to minus of M2 R2 vector. और अगर हम खाली दोनों का मैग्नीट्यूड कंसिडर करें, मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड, इसका मतलब अगर M1 ज्यादा है तो R1 को छोटा होना पड़ेगा इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए, और R1 छोटा होने का मतलब है that the center of mass is lying near M1। तो अगर हमारे पास दो मासेस है जिसमें M1 M2 से बड़ा है, तो सेंटर ऑफ मास विल लाई नियर टू द हेवियर मास, दैट इज द सेंटर ऑफ मास इज लाइंग क्लोजर टू द हेवियर मास, हेवियर मास के क्लोज होता है सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।